हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है। इस साल 2019 में आई सिक्योर 120th रैंक इन यूपीएससी सीएसई 2019. I want to share my journey with all of you. So first of all, as far as education is concerned, मैंने MBBS किया है और साथ में MD इन फार्मेकोलॉजी किया है, जो मैंने MP शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर से किया हुआ है। 2010 में मेरा MBBS ख़त्म हुआ और 2014 में MD ख़त्म हुआ। MD ख़त्म होने के 2 साल बाद, व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 28, आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ और भी करना है। देन आई स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ UPSC CSE. So as a general category candidate, I had left only 4 attempts because the age limit is 32 and this was my last attempt. So with the grace of the God, I could secure 128th rank. I want to share in my journey that what mistakes I have made, which led me to 4th attempt to crack this exam. First attempt which I appeared, जो 2016 में था, उसके अंदर मेरा प्रीलिम ही क्लियर नहीं हुआ। और उसका जो मेन रीज़न मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी। मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के लिए एक एग्ज़ाम दे दी थी। एक एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यूपीएससी की एग्ज़ाम क्या होती है, और मेरे पास इतना मटेरियल रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं था। कोई फ्रेंड सर्कल भी इतना कोई ख़ास नहीं था कि जो प्रिपेयर कर रहा हो। तो उस समय मुझे पूरा गाइडेंस नहीं मिल पाया कि किस तरीके से एग्ज़ाम को करना है। Recently I was also married recently in 2015 at that time. So I could not focus on my study that much. 2017 का अटैम्प्ट मैं सीरियसली देना चाहता था, इसलिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और उसको सीरियसली फॉलो किया। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाया, और कोर्स कंप्लीट कर पाया, बाकी टॉपिक वाइज कोर्स कंप्लीट कर पाया। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग सीरीज़ का नाम नहीं लेना चाहता। आप किसी भी एक कोचिंग सीरीज़ की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, 1 या 2 ले लीजिए, और आप उसको टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया, बट 2017 में जो मेरा मेंस था वो भी क्लियर हो गया, और 2017 के इंटरव्यू में अपीयर हुआ। लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरे 32 नंबर कट ऑफ से कम रहे, और इसके जो मुख्य कारण थे वो 2 थे। एक था कि माई स्कोर इन इंटरव्यू वॉज ओनली 133 एंड माई स्कोर इन जनरल स्टडीज़ वॉज 392। मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था, तो मेडिकल साइंस में मेरे 303 थे, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, एंड ऐसे में 149 थे। सो जब मैंने अपनी मार्कशीट एनालाइज़ की तो मुझे पता चला कि मेरा जनरल स्टडीज़ थोड़ा वीक है और इंटरव्यू वीक है, और जस्ट 32 मार्क्स पीछे था। तो मुझे लगा अगर मैं इंटरव्यू में अगर 10-20 मार्क भी इम्प्रूव कर पाता हूँ और जीएस में 400 से ऊपर स्कोर कर पाता हूँ तो सिलेक्शन हो सकता है। तो 2017 के अटैम्प्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अगर आप और अच्छी दिशा में मेहनत अगर मैं करूँ तो मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है। 2017 के अटैम्प्ट में जो जीएस में 392 मार्क्स थे, उसका मुख्य कारण जो मैंने बताया कि प्रिपरेशन सही नहीं थी, और जो मेंस की प्रिपरेशन सही नहीं थी उसका जो मेन रीज़न था कि मैं कोर्स ही ख़त्म नहीं कर पाया, और उसकी वजह से 130 to 150, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उतने नंबर के एग्ज़ाम मुझे मेंस के एग्ज़ाम में पता ही नहीं चले जनरल स्टडीज़ में। तो मैं वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आया था। तो अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वो 130 या 150 नंबर अगर मुझे आ रहे होते या मैंने ये गलती नहीं की होती, तो एटलीस्ट आई कुड हैव स्कोर मोर 30-40 मार्क्स इन जीएस। तो जब ये गलती समझ में आई और इंटरव्यू में नंबर कम थे, तो 2018 में उसे सुधारने का मैंने कोशिश की, और 2018 में जीएस और भी रिलीजियसली फॉलो किया, कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया। और 2017 में जो मेरी मेन मिस्टेक ये भी थी कि मैंने मेंस का कोर्स देखा ही नहीं कि जीएस 1 में क्या पूछेंगे, जीएस 2 में क्या पूछेंगे, जीएस 3 के सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, एथिक्स में क्या पूछते हैं। तो जीएस 2018 के अटैम्प्ट में मैंने टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया, और जो मटेरियल अवेलेबल नहीं था उसको मैंने ऑनलाइन मटेरियल को प्रिपेयर किया। 2018 का अटैम्प्ट दिया, उसमें भी इंटरव्यू में अपीयर हुआ। 2018 में भी अनफॉर्चुनेटली 1 मार्क्स से फाइनलिस्ट में नाम आना रह गया। 981 स्कोर हुआ था उस समय।
उसका जो मेन रीज़न था वो अगेन इंटरव्यू, ओनली स्कोर्ड 143 मार्क्स, इन GS आई स्कोर 427, सो जो गैप था 380 का, 392 से 427, तो वहाँ पे मैंने एटलीस्ट काफ़ी 41 नंबर 37 नंबर जितना मैंने इम्प्रूव किया था, 35 जितना एग्जैक्टली इतना मैंने इम्प्रूव किया था। और मेरे जो मेडिकल साइंस में मार्क्स थे वो 303 से कम होके 286 हो गए, वहाँ पे मैंने थोड़ा लॉस किया और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया। तो क्युमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि 1 मार्क्स से फाइनल लिस्ट में रह गया नाम और रिजर्व लिस्ट में 13th रैंक आया। लेकिन अगेन 1 मार्क्स से रह जाते हैं तो मार्कशीट एनालाइज करने के बाद लगा कि और अगर मैं मेहनत करूंगा इसके अंदर, थोड़ा और एरिया इंप्रूव करता हूं मेडिकल साइंस में और GS को मैं इतना स्कोर में मेंटेन कर सकता हूं और इंटरव्यू में थोड़े 20 नंबर बढ़ जाते हैं तो लिस्ट में और अच्छा रैंक लाने में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी। 2019 का अटैम्प्ट जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था वो मैंने इस तरीके से दिया। फॉर्चुनेटली 2019 में मेरा 128th रैंक स्कोर हुआ। अभी तक मार्कशीट नहीं आई है तो ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पे क्या स्कोर हुआ, बट होपफुली जो मेरा इंटरव्यू जो पिछले 2 साल से इतना अच्छा इंप्रूव नहीं कर पा रहा था, डेफिनेटली इस बार मैंने कम से कम 20 नंबर का इम्प्रूवमेंट किया होगा उसमें। ये जो मैंने प्रिपरेशन की उसमें एक बात मैं ऐड और करना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन मैंने विथ माय जॉब की। 2016-17 में मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। 2018 से मैंने गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन किए आफ्टर क्लियरिंग GPSC एंड सिक्योर 18th रैंक। और इस ड्यूरेशन में फील्ड वर्क भी था, तहसीलदार भी बने, SDM भी बने, तो उस ड्यूरेशन में भी काम किया। तो एक ये चीज़ है कि कई लोग एस्पायरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है या ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम वर्क के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वर्क के साथ डेफिनेटली प्रिपरेशन की जा सकती है, लेकिन आपको उसको एक डेडिकेटेड फॉर्म में आपको प्रिपेयर करना होगा। काम आपका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो एक्सक्यूज़ आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपको समय निकालना होगा। जैसे कि मेरा ये शेड्यूल रहता था कि न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था और दिन के 1-2 घंटे या मिल जाते थे तो वो मैं पढ़ लेता था, जो कि मेन से पहले मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मेरी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे 40 दिन की लीव भी मिली, तो उसमें मैं अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर पाया। और पिछले 2-3 सालों से मेहनत कर रहा था, इसकी वजह से वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी थी। तो फर्स्ट टाइमर अगर काम के साथ निकालना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 1-2-3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपने उसमें पढ़ाई की है तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको हेल्प करती है। और ये एग्ज़ाम जो है इसमें सिर्फ मेहनत से पास होना, सिर्फ मेहनत करके पास होना थोड़ा मुश्किल है। लक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अनलिमिटेड कोर्स है, बहुत सारे और फैक्टर हैं, आप वर्किंग हो और आप अगर मैरिड हो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काम लगती हैं। तो आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाना और जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको अच्छे तरीके से याद है, आपका माइंडसेट कैसा है उस दिन, ये सारी चीज़ें फैक्टर इंपॉर्टेंट करता है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ अगर लक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो तो इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू में आपने जो पढ़ा है वो आना और आपके एरिया में क्वेश्चन आना और आपको उसको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से था, MBBS था, फिर MD था, तो एक जो अंदर जो एक ईगो रहता है ना कि भाई अगर मेडिकल का फील्ड का क्वेश्चन आया तो मैं एक्सपर्ट, जो टीम बैठी है सामने उससे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं जो कहूँगा वो ज़्यादा सही है। तो 2018 के इंटरव्यू में मेरे साथ यही हुआ। आई वॉज कैरिड अवे विथ माई मेडिकल बैकग्राउंड। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आपके सामने एक्सपर्ट हैं और वो आपसे आपके फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका एक नज़रिया रहता है ये पब्लिक सर्विसेज में कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उस चीज़ को लेकर आपको उसको आंसर करना है। ये मेरी मिस्टेक थी। 2017 का जो मेरा इंटरव्यू था वो डिज़ास्टर था। उसका कारण ये था कि पहले जो क्या पूछ रहे हैं उसका रिलेवेंट आंसर ही मैं नहीं दे पाया, या कम्युनिकेशन गैप था, या मुझे समझ में नहीं आया वो क्या पूछना चाह रहे हैं और मैं आंसर कुछ और दे रहा था।
तो ये है। दूसरा कि इंटरव्यू को जो 17 और 18 में मैंने नॉलेज बेस पे लिया था कि जैसे हम मेंस में प्रिपेयर करके जाते हैं, पीटी में प्रिपेयर करके जाते हैं, इस तरीके से मैं प्रिपेयर करके गया। लेकिन जैसे अगर आप पढ़ोगे, कोर्स भी पढ़ोगे यूपीएससी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू हम बोलते हैं बट बेसिकली इट इज़ यूपीएससी कॉल्स इट पर्सनालिटी टेस्ट। सो दे वांट टू असेस योर पर्सनालिटी। और 2 साल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रह के मुझे ये अनुभव हुआ कि किस प्रकार की एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। उनका पब्लिक सेंसिटिविटी उनमें है या नहीं है, एम्पैथी है या नहीं है, आपके आंसर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है या नहीं झलकती है, आप डिफरेंट व्यू को लेके अकोमोडेटिव हो या नहीं हो। जो 17-18 में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि आई वॉज मोर रिजिड इन माई इंटरव्यू दैन इन 19 इंटरव्यू। 19 में आई वॉज ट्राई टू बी मोर एम्पैथेटिक, और सर्विस में रहने के बाद ये जो पब्लिक से डीलिंग करने के बाद इतना समझ में आ गया कि आपको अगर पब्लिक सर्विस में रहना है तो लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा, और समस्या को लेकर भी पब्लिक के और एडमिनिस्ट्रेटर के व्यू अलग अलग हो सकते हैं। तो बहुत रिजिड आप इस चीज़ में नहीं रह सकते। वो चीज़ मुझे लगता है कि 2019 में मैंने सुधारी। दूसरा ये है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे डिसएग्री कर रहा है तो वो आपको कोई ना कोई हिंट जरूर देता है इंटरव्यू में। अगर आप वो हिंट पकड़ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया तो आप उस चीज़ को लेके बैठे रहें। इंटरव्यूअर अगर आपको कुछ डिसएग्री कर रहा है तो एक बात मान के चलिए कि वो बहुत एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड में उन्होंने 30-35 साल काम किया हुआ है। तो ये हमारे कॉलेज टाइम का या वैसा इंटरव्यू नहीं होता है कि दे ट्राई टू ट्रैप यू, दे बेसिकली ट्राई टू फैसिलिटेट यू। अगर आप कहीं गलत जा रहे हैं तो वो आपको एक इशारा जरूर करेंगे, उस इशारे को पकड़ के हमें अपनी गलती अगर लगती है कि हाँ इसमें मैंने कुछ गलत कह दिया है तो सॉरी कह दीजिए और उस इंटरव्यू में आगे बढ़िए। 17-18 में मैंने यही किया, जो मैंने व्यू ले लिया मैं उस व्यू को पकड़ के अटका रहा। तो ये चीज़ एक ये बताती है इंटरव्यू में कि जो पर्सनालिटी है सामने वाले बंदे की, जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी, कि वो व्यूज़ को लेके अकोमोडेटिव नहीं है, ही इज़ वेरी रिजिड। तो मैंने वो 19 में चेंज करने की कोशिश की। मार्कशीट अभी आई नहीं है तो पता नहीं इसका कितना इम्पैक्ट है, बट आई फेल्ट वेरी गुड आफ्टर इंटरव्यू इन 2019। 17-18 में निकलने के बाद इतने अच्छे वाइब्स नहीं थे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर ये करना चाहिए। एज़ फार एज प्रीलिम इज़ कंसर्न, प्रीलिम 3 बार कंसेक्यूटिव निकाली है, तो एक एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि प्रीलिम के अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग एक ही, मोस्ट ऑफ द मटेरियल सेम है, सबको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर्स के 20-25 साल के पेपर उठाइए, वो पढ़िए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि यूपीएससी पर्टिकुलर टॉपिक में से एक एक्सपायरेंट के पास से क्या एक्सपेक्ट करना चाह रही है। 17, 18, 19 में प्रीलिम में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी पेपर हो उसके अंदर 35 to 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट से आते हैं और बहुत अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालें तो बहुत इजी होते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस वाले जो 35 to 40 क्वेश्चंस हैं उनको सिक्योर करना है। अगर क्योंकि आप वहाँ गलत हो रहे हो तो आप बाकी लोगों से वहाँ पीछे हो रहे हो, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में आपकी और सब दूसरे जो भी लोग हैं सबकी पोजीशन मोर और लेस सेम है, रिस्क सेम है। अगर आपको रिस्क कम करना है तो आप ये 35 to 40 क्वेश्चंस में रिस्क कम कर सकते हो। तो मैंने उस एरिया पे ज़्यादा फोकस किया और मैंने जितना भी एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला ये जो 40 क्वेश्चंस मैं पहले अटैम्प्ट करता हूँ उसमें मेरा सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है। अगर मैं 40 करता हूँ तो मेरे 37 to 38 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो मुझे अटैम्प्ट करने हैं, मैं मान के चलता हूँ कि यूपीएससी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे निकालेगी जो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है, तो उनको मैं साइड पे रख देता हूँ और नो रिस्क जोन में रख कर उनको अटैम्प्ट नहीं करना है। बाकी के क्वेश्चन में आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा ये है कि प्रीलिम के जो क्वेश्चंस होते हैं इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आपको पकड़ना पड़ेगा, उसकी भाषा समझनी पड़ेगी कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ऑल एक्सेप्ट है, ओनली वन है,
जो उसकी भाषा पकड़ के और कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तब आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। दूसरा अटेम्प्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। जो अभी पैटर्न है उसमें आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना आपका रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि अननोन टेरिटरी से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और वो अटेम्प्ट करने जाओगे तो हाई चांसेस हैं कि यू विल फॉल इनटू द ट्रैप, इनटू द नेगेटिव मार्क्स। तीसरा है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे कि मैं बताया कि मेरा पिछले 3 बार से इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने पे पता चलता है आप फेल हैं, तो आपके पास हार्डली 35 to 40 डेज ही रहते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सॉल्व आपके माइंड को ट्रेन करेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कौन से में आप कॉन्फिडेंट हैं और कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करने हैं। और जब भी आप अटैम्प्ट प्रीलिम का दे रहे हो मतलब टेस्ट सीरीज़ में, तो ये मान के चलिए कि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो और उसके अंदर आपको क्या नहीं अटैम्प्ट करना है ये तो क्लियरली पता होना चाहिए, और क्या अटैम्प्ट करना है, कौन से सेफ जोन है वो भी पता होना चाहिए। तो ये आपके एंजाइटी को एग्जाम में रिड्यूस करेगा, बिकॉज यू नो बिफोर हैंड के मेरा ये माइंडसेट है। सेल्फ असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्रीलिम के अंदर ये है, प्रीलिम के अंदर लक बहुत रोल फैक्टर करता है, क्योंकि दो आंसर आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन 2 नहीं कर पाए, फिर आपने उसको जो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगा वो किया और वो कहीं इधर उधर हो गया, तो प्रीलिम आपका आप इन भी हो सकते हो, आउट भी हो सकते हो। जो सर्टेन थिंग है पूरी एग्ज़ाम में वो है एक मेंस, और सिलेक्शन के लिए अगर मेंस में नंबर नहीं आए तो आपका हो सकता है लिस्ट में नाम आ जाए, पर अच्छा रैंक लाने के लिए मेंस में अच्छे नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। मेंस में जैसे मैंने आपको मेरी जर्नी बताई 2017 में क्या हुआ मेरे साथ, 140 मार्क्स नहीं लिख पाया, फिर भी आई स्कोर्ड 392। तो मैंने एक चीज़ उसमें ये ऑब्ज़र्व की कि मेंस में जो लोग जो पूछा गया है वो लिखते हैं तो नंबर ज़्यादा आते हैं। रिलेवेंट आपको लिखना है, और जो टॉपिक आता है, जो हमें आता है वो नहीं लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जो क्वेश्चन है उसी के अंदर से आप हेडिंग बनाइए। अगर आप उसके अंदर से हेडिंग बनाते हो तो आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है वो एड्रेस हो जाएगी। सपोज़ अगर आपको ये पूछा गया है कि क्या गवर्नर की पोस्ट, कुछ रिसेंट समय में देखा गया है कि गवर्नर की पोस्ट पे मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल है या नहीं है, डिस्कस। तो वो आपसे यहाँ पे क्लियर आपसे एक ओपिनियन मांग रहा है कि आप क्या देख रहे हो उसके अंदर, गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल है या नहीं है। और उसने देखिए पहले लिखा है कि करंटली इट इज़ इन द न्यूज़। तो आप जब इसकी शुरुआत करोगे पॉलिटी के आंसर में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा आर्टिकल है, ये आपने 2-4 चीज़ें लिख दी। उसके बाद आप लिखोगे कि करंटली इट इज़ इन द न्यूज़ फ्रॉम फॉलोइंग रीजंस, ये था। फिर आप बाद में लिखोगे कि क्या ये पॉलिटिकल है या नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि भाई पॉलिटिकल, इस नज़रिए से ये पॉलिटिकल है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको इस तरीके से बचाता है। और बाद में आपको अपना एक इसमें स्टैंड देना है कि आप क्या चाह रहे हो, तो आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ, गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल है, ये डिसीजन से दिखता है, लेकिन हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये हैं। और आप उसके अंदर जरूर कंक्लूजन लिखिए, वे फॉरवर्ड भी लिखिए और कंक्लूजन भी लिखिए। वे फॉरवर्ड में लिखिए कि इसको कैसे हम बचा सकते हैं, और कंक्लूजन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अपनी एक कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि इतने सारे होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजन प्रोवाइड किए हैं कि वो गवर्नर की पोस्ट को पॉलिटिकल होने से बचा सकता है। तो अगर आपका ऐसा प्राग्मेटिक आंसर है तो आपको मेंस में नंबर अच्छे आने की संभावना रहती है। दूसरा है एक जो इम्पोर्टेंट रहता है पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में, मटेरियल मार्केट में बहुत सारा है। ऑफलाइन भी आपको इतना ही मटेरियल मिलेगा, ऑफलाइन भी आपको उतना ही मटेरियल ऑनलाइन भी इतना ही मटेरियल मिलेगा। अब मटेरियल का इतना बड़ा समुंदर है और उसमें आपको नाव लेके जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी मछली पकड़नी है। अगर आपका टारगेटेड अप्रोच है तो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा है, जब हम आंसर लिखते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो जो क्वेश्चन पूछा है उसकी डिमांड एड्रेस करनी है, और वो डिमांड एड्रेस होने के लिए आपको जो टॉपिक पूछा है वो आपको याद आना चाहिए।
और मेमोरी किस तरीके से बनती है, अगर आप उसकी प्रोसेस जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रिपीटेटिवली अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है तो वो मेमोरी में फॉर्म होता है। जैसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी बन सकती है जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिपीटेटिवली रिवाइज करते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइंटिफिकली। आपने ये अनुभव भी किया होगा कि जब आपको कोई टॉपिक कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है या आप कोई वीडियो देखते हो या आप किसी चीज़ को अच्छे से समझते हो तो उस समय आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती होती हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं एग्ज़ाम में इसको कर लूँगा। अगर उसका आपका रिवीजन नहीं हुआ तो ये मेरा भी अनुभव है और आपका भी अनुभव होगा कि वो चीज़ आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। रीज़न ये है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो अच्छी बनी थी मगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी नहीं बन पाई, तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करके एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए। तो रिवीजन इज़ की, और उसके लिए आपका मटेरियल जितना लिमिटेड हो, अगर आपको नोट बनाने की आदत है नोट्स बनाइए। मुझे नोट्स की आदत नहीं थी तो मैं मोस्टली जो मटेरियल है उसको मैं रिपीटेटिवली रिवाइज करता था। दूसरा, आपको इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको कोर्स पता होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा कि ये क्या पूछ लिया, ये कोर्स में ही नहीं था, लेकिन अगर आप डीप में एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक का पर्टिकुलर पार्ट पूछा गया है। आप मेंस देखिए, उसमें कोर्स में देखिए 17, 18, 19 पॉइंट्स दिए हैं और आप पेपर एनालाइज किया, आपको पता चलेगा वो पॉइंट्स वाइज जैसे आप नीचे 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 जाते जाओगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से। तो अगर वो आपको पता है तो अगर उस सेक्टर में से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले से पता होगा कि इस सेक्टर में से क्वेश्चन आया है तो मैं इसका आंसर ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये इस कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे। और इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही है, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अबाउट टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आई मिस इंटरप्रिटेड इन 2017-18 एंड प्रोबेबली I couldn't score in 133 in 17 and 143 in 2018. So I advise कि इंटरव्यू को आप पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पे लीजिए। अपनी पर्सनालिटी, एम्पैथी, जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं ना, वही असेसमेंट आपका इंटरव्यू में होने वाला है। इसी के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और मेरी जर्नी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।